पिछले वर्ष दो नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम से जन स्वराज पदयात्रा का जो ये अभियान शुरू हुआ है, उसके तहत आज करीब 202 दिन से ये पदयात्रा करते हुए हम लोग पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा होते हुए वैशाली में पिछले कुछ दिनों से हम लोग हैं। आने वाले 15-20 दिन मैं अभी वैशाली में और रहूँगा। इस पूरी पदयात्रा के दौरान जो हम लोग का शुरू का संकल्प था कि अगर शरीर ने साथ दिया, बीमार नहीं पड़े, तो बिना रुके हुए, बिना घर वापस गए, बिना गाड़ी, किसी तरीके की गाड़ी के प्रयोग किए हुए इस पदयात्रा को पूरी तरीके से, विशुद्ध तरीके से पैदल चल के ही पूरा करना है। अभी तक ये 6वां जिला है और करीब 25% बिहार अभी तक हम लोग पूरा कर पाए हैं। ये 202 दिन हो गए, करीब 7 महीने। तो पूरा बिहार करने में 1-1.5 वर्ष समय और लग सकता है। लेकिन जैसा शुरू में मैंने बताया है, पदयात्रा का उद्देश्य कोई किलोमीटर हमारे लिए मायने नहीं रखता है कि कितना किलोमीटर पैदल चलना है। इस बात का भी कोई मायना नहीं है कि कितने दिन में इसको किया जाता है। पदयात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जाकर लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए, समझाया जाए कि उनको अगर बिहार को सुधारना है, बिहार में नई व्यवस्था बनानी है, अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो कहीं न कहीं उनको अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार की चिंता करनी पड़ेगी, उस पर वोट करना पड़ेगा। सिर्फ बात करने से नहीं होगा। पदयात्रा का यही उद्देश्य है, इसलिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय समस्याओं को समझना और उसके समाधान का रास्ता निकालना और आने वाले 10 वर्ष में बिहार एक समृद्ध और अग्रणी राज्य बन सके, वो बनाने के लिए जिस तरह की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की ज़रूरत है, उसको बनाने की दिशा में एक ईमानदार प्रयास करना। उसी के तहत हम लोग यहाँ हैं। वैशाली में अभी जैसा मैंने आपको बताया, हाजीपुर से हम लोग इंटर किए हैं और 15 दिन से ज़्यादा से मैं चल रहा हूँ यहाँ। अभी पूरे ज़िले के बारे में प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज जो समस्याएं हम लोग देख रहे हैं या आगे देखेंगे, इस पर एक समुचित टिप्पणी पदयात्रा खत्म होने के अंत में, ज़िले की जब पदयात्रा खत्म होगी तब बताएंगे। अभी तक जो देखने को मिला है, मोटे तौर पर वैशाली में भी वो समस्याएं ही दिख रही हैं जो दूसरे जिलों में पहले देखने को मिली थी। बिहार में अभी तक का 200 दिनों का मेरा अनुभव ये है कि लोगों की नज़र में बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ा विषय है, इसके लिए आपको पदयात्रा करने की ज़रूरत नहीं, वो सबको मालूम है। लेकिन 200 दिनों में 2000 से ज़्यादा गांव में जाने के बाद, हजारों की संख्या में लोगों से मिलने, जानने, समझने के बाद इस समस्या के विकरालता की समझ बनी है। जैसे बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। ये मध्यम वर्गीय परिवार जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ परिवार है, उनके लिए भी अपने बच्चों के लिए रोजगार ढूंढना उतनी ही बड़ी चुनौती है। उसी तरीके से पलायन को हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो बाहर मजदूरी करने जाते हैं, ये तो बात सही है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो आर्थिक तौर पे मजबूत परिवार हैं, उनके लिए भी पलायन बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि मजदूरी के लिए भले ही उनके लड़के बाहर न जाएं, उनके बच्चे बाहर न जाएं, लेकिन पढ़ाई के लिए उनको बाहर जाना है, या पढ़ लिख कर नौकरी करने के लिए उनको बाहर जाना है। उनके घर में अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार हो गया, तो उसके दवाई के लिए उसको बाहर जाना है। तो गाँव में जो हम लोगों ने देखा कि 40 से ज़्यादातर गाँव में 40 से 50% युवा जो है वो गांव में रह ही नहीं रहा है, चाहे उसकी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। परिवार के तौर पर माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे साथ में रह रहे हो, ये अवधारणा ही धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। शायद ही कोई ऐसा परिवार मिलता है जहां ये तीनों पीढ़ियां साथ में रह रही हैं। ज़्यादातर लोग मजबूरी में या आर्थिक मजबूरी में या बेहतर अपॉर्चुनिटी के तलाश में बाहर चले गए हैं। इसलिए पलायन जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा भी है। हम लोग 7 महीने से पैदल चल रहे हैं
तो बहुत लोग ये बात करते हैं, हम लोग भी बताते हैं कि हम अपना घर परिवार छोड़कर ये काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार के ज़्यादातर परिवार को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर उनके जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको तो अपने परिवार के साथ जीवन भर रहने का अवसर नहीं है। एक बार 20-25 साल की आपकी उम्र हो गई, आप बाहर काम करने या पढ़ने चले गए, तो जितने दिन तक आपकी क्षमता है उतने समय तक आप बाहर ही रहेंगे। साल में कभी 10-15 दिन के लिए आप घर आते हैं, बाकी समय आपको बाहर ही मजदूरी करनी है, नौकरी करनी है। जब तक आप जवान हैं तब तक आप बाहर काम करते हैं, परिवार से अलग रहते हैं। जब बूढ़े होइएगा तो वापस गांव में आइएगा और आपके घर में जो जवान बच्चा है वो वापस जाएगा मजदूरी करने। तो ये पलायन की जो विकरालता है, इसका जो सामाजिक प्रभाव है, इस पर शायद चर्चा इतनी नहीं होती है। हम लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि पलायन हो रहा है, बहुत लोग बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। तो बेरोजगारी और पलायन ये सभी वर्गों की समस्या है, चाहे आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी आर्थिक पृष्ठभूमि के हो, सबके लिए ये समस्या है। इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो किसानों की है। बिहार में चूंकि बहुत बड़े स्तर पर लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं, लेकिन यहाँ किसानों की जो स्थिति है वो इतनी बदहाल है। देश में प्रति व्यक्ति किसानों की जो आय है, आमदनी है, वो बिहार में सबसे कम है। ये ऐसा क्यों है? इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण समझ में आ रहा है। पहली जो समस्या है वो है भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार देश के कुछ गिने चुने राज्यों में से है जहां स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। इसकी वजह से बिहार में देश में भूमिहीनों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 60% ग्रामीण जनता, 60% लोगों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। देश के स्तर पर ये आंकड़ा है 38%, मतलब देश में 38% लोगों के पास जमीन नहीं है। बिहार में 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं, और जो 40% लोग जिनके पास यहाँ जमीन है, उनमें 40 में 35 लोग, मतलब करीब करीब 90% लोग जो जमीन जिनके पास है, उनके पास 2 बीघे से कम का मालिकाना हक है। इसकी वजह से बिहार में जो किसान है वो मार्जिनल, बहुत छोटा किसान, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यहाँ जो किसानी है वो आमदनी का जरिया नहीं है। खेती लोग आमदनी के लिए नहीं करते हैं, खेती आप खाने के लिए करते हैं, अपने और अपने बाल बच्चे का पेट भरने के लिए करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में सिर्फ 4 से 5% लोग ही ऐसे हैं जो खेती से आमदनी कर पा रहे हैं। बाकी लोग या तो खेत से अनाज पैदा करके अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं, या फिर खेतों में मजदूर हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शिक्षा की। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कभी नहीं रही, कम से कम पिछले 40-50 सालों में तो इस व्यवस्था खराब हो ही रही थी। हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन आज से 5 साल 10 साल पहले जिले के स्तर पर या प्रखंड के स्तर पर 1-2 सरकारी विद्यालय ऐसे होते थे जहां पढ़ाई करके लोग आगे बढ़ सकते थे। कुछ कॉलेज यहाँ पर ऐसे थे, 5-7 कॉलेज पूरे राज्य में, जहाँ पर पढ़ाई करके आप जीवन अपना सुधार कर सकते थे। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है क्योंकि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरी समस्या का एक छोटा पहलू है। शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं होना एक छोटा पहलू है। बड़ी समस्या ये है कि सरकार शिक्षा को लेकर ऐसी इतनी उदासीन है कि उसको इसकी चिंता ही नहीं है कि समाज में लोगों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था की जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि स्कूल में तो शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षक की गुणवत्ता पर आप चिंतित हैं, लेकिन जो बिहार में कॉलेज हैं वो तो नियोजित शिक्षक नहीं चला रहे हैं। वहाँ पर तो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पहले से बनी हुई हैं, हजारों की संख्या में छात्रों ने कॉलेजेस में एडमिशन भी लिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्कूल में तो पढ़ाई नहीं हो रहा है, खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज, बड़े जो कॉलेज थे, MS कॉलेज, CM साइंस कॉलेज, जो बड़े कॉलेज थे जहाँ 20-20, 25-25 हजार लड़कों ने नामांकन लिया हुआ है,
वहाँ पर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। कॉलेज में बच्चे जाते हैं एक बार नामांकन के लिए, एक बार एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने के लिए और तीसरी बार डिग्री लेने के लिए। तो पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो स्कूल से खिचड़ी बांटना और कॉलेज से डिग्री बांटना, यही इसका उद्देश्य है। पढ़ाई न कॉलेज में हो रहा है न स्कूल में हो रहा है। और इसके पीछे मूल जो कारण है कि शिक्षा व्यवस्था में शैक्षणिक संस्थाओं का, शिक्षकों का और बच्चों का जो समायोजन है, कहीं न कहीं वही टूट गया है, चरमरा गया है। इसका असर ये हुआ है कि जहाँ पर विद्यालय है वहाँ पर शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ विद्यालय नहीं, वहाँ विद्यालय के लिए सुविधा नहीं है, और जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं। समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर हर जगह बिल्डिंग बना दिया गया। किसी ने इसकी चिंता नहीं की कि वहाँ शिक्षक हैं कि नहीं। कहीं जहाँ शिक्षक छूटे पड़े हैं वहाँ बिल्डिंग ही नहीं है। ये वित्त रहित विद्यालयों की हालत आप देखिए। सैकड़ों एकड़ जमीन समाज की दी हुई, वहाँ शिक्षक भी है, वहाँ जमीन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, वहाँ बच्चे ही नहीं, सरकार का उस पर ध्यान ही नहीं। तो ये पूरी जो समायोजन टूटा है विद्यालयों का, शिक्षकों का और बच्चों का, उसकी वजह से ये पूरा शिक्षण व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी के 17 साल के शासनकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने को उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि सड़क आज टूट गई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है, लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से निकल गई, अब जीवन भर कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जीवन भर उनको अशिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। अब उनका जीवन कोई नहीं सुधार सकता है। इसलिए ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल या गलती है। बेरोजगारी, पलायन, कृषि और शिक्षा के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जो 4 केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलने की बात कही गई है। अभी तक जितने जिलों में मैं गया हूँ, 2000 से ज़्यादा गाँव में जो देखा, लोगों से बात किया, बिहार में लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिल रहा है। और ये 20% की चोरी इसलिए हो रही है क्योंकि जो अनाज आ रहा है उसमें प्रखंड और जिले के स्तर पर जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर प्रति क्विंटल औसतन 40 रुपये पैसा काट रहे हैं। अगर 40 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पैसा घूस लिया जाएगा तो स्वाभाविक तौर पे अनाज कम मिलेगा। और सबसे इसमें बड़ी बात यह है, और मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूँ ये बात, कि जनप्रतिनिधियों में ज़्यादातर विधायक भी शामिल हैं। हर महीने प्रखंड के स्तर पर 15,000 से 25,000 क्विंटल जो अनाज आ रहा है उसमें विधायक भी, ज़्यादातर विधायक भी 6 से 8 रुपये प्रति क्विंटल के दर से अपना हिस्सा ले रहे हैं। बाकी जनप्रतिनिधि और अफसर कुल मिलाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल के दर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। दूसरी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है स्वच्छ भारत अभियान की। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले ज़्यादातर जिला और पंचायतों ने अपने आप को ODF घोषित कर दिया है। मैं आपको बिल्कुल विश्वास से बता सकता हूँ कि बिहार में आज भी ज़्यादातर गाँव में खुले में शौच बिल्कुल जीवन की सच्चाई है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आप नाक के पर गमछा लपेटे बगैर गांव से निकल सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि शौचालयों को बनाने के लिए 2,000 रुपये प्रति लाभार्थी पैसा लिया गया है। ये पैसा लेने वाले ज़्यादातर अफसर हैं, ये इसमें जनप्रतिनिधि लोग बताते हैं शामिल नहीं है। ज़्यादातर जगहों पर अफसरों ने 2,000 रुपये प्रति शौचालय के हिसाब से पैसा लिया और 10,000 रुपये लाभार्थियों को दिया गया। शौचालय बना कि नहीं, कि उसका उपयोग हुआ कि नहीं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की। जनप्रतिनिधि और जिले के अफसर बैठे और उन्होंने फर्जी ODF सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तीसरी जो सबसे बड़ी योजना केंद्र सरकार की है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना की। अभी तक चलते हुए 200 दिनों में जो लोग हमको मिल रहे हैं, आवास की बहुत बड़ी डिमांड है। लोग चाहते हैं घर के लिए सुविधा मिले, लेकिन ज़्यादातर लोग हम लोग को इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी ही मिलते हैं। जो नया अभी प्रधानमंत्री आवास योजना बना है, इसके लाभार्थियों की संख्या करीब करीब नगण्य है
और ये बात आपको आंकड़े में भी दिखेगा। पिछले साल प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम में बिहार सबसे निचले पायदान पर था, 60% यूटिलाइजेशन। मतलब अगर हम लोग केंद्र सरकार से 100 गरीबों को घर बनाने के लिए पैसा ला सकते थे, तो हम लोग 60 ही रुपये लेकर आए, 40 रुपये लेकर ही नहीं आए। और जिन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, 1,40,000 रुपये की इस योजना में करीब करीब 20 से 40,000 रुपये तक आपको घूस के तौर पर देना है। जिन पंचायतों में जनप्रतिनिधि पैसा ले रहे हैं, वहाँ पर लाभार्थियों को 30,000 से 40,000 रुपये प्रति लाभार्थी देना पड़ रहा है। कहीं कहीं जहाँ पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहाँ पर भी अफसर तो पैसा लेगा ही लेगा, 20,000 रुपये लेगा ही लेगा। कल अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, एक मुखिया का वायरल जो हुआ है बिहार में, ये 20,000 वाली बात। यहाँ मुखिया पैसा नहीं ले रहा है, वहाँ पर भी अफसर 20,000 रुपये तो लेगा ही लेगा। अगर जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल हो जाए तो लाभार्थियों को 35 से 40,000 रुपया देना पड़ रहा है। चौथी बड़ी एक योजना केंद्र सरकार की है मनरेगा की। मैंने जब पदयात्रा शुरू की थी तो मेरी अपनी सोच थी कि मैं गांव में जाऊंगा तो मुझे मनरेगा के काम होते हुए दिखेंगे। ऐसा इसलिए कि यहाँ गरीबी इतनी है, इतने ज़्यादा भूमिहीन है, इतने ज़्यादा लोग मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। लेकिन अभी तक 200 दिन में हमको मनरेगा का सक्रिय काम दिखा ही नहीं। लोग ये बताते हैं गांव के किनारे कि ये पेड़ लगाया गया है मनरेगा के अंतर्गत। कुछ लोग ये बताते हैं कि आंगनवाड़ी का ये सेंटर है या पंचायत का भवन है जिसमें मनरेगा के मजदूर का प्रयोग किया गया है। लेकिन सक्रिय मनरेगा की कोई योजना चलती हुई अभी तक हमको नहीं दिखा। ये फिर आंकड़ों में हमने दिखवाया तो पिछले साल मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%, 39%। मतलब फिर वही बात कि केंद्र से अगर हम लोग 100 रुपया ला सकते थे अपने लोगों की मदद के लिए मनरेगा के तहत, तो हम लोग सिर्फ उसमें 39 रुपया ही लेकर आए। 60 रुपया तो आप दिल्ली से लेकर आए ही नहीं, छोड़ दिया पैसा। और जो 40 रुपया लेकर आए, तो मनरेगा में पीसी का दर, जो पीसी बिहार में दलाली का जो नया नाम है, पीसी का दर सबसे ज़्यादा लोग बताते हैं 40 से 50%। मतलब जो 10 रुपये में 4 रुपये आया, उसमें 40% लोगों ने पीसी काट लिया। इसीलिए कहीं आपको मनरेगा का कोई प्रोजेक्ट, कोई योजना चलती हुई नहीं दिख रही है। वो पैसा आ रहा है और आपस में बट रहा है। नीचे जमीन पर 10 रुपये में 15 रुपये ही पहुंच पा रहा है, 10 रुपये में 1.5 रुपये पहुंच पा रहा है। ये 4 केंद्र सरकार की जो बड़ी योजना है जो अभी तक हम लोगों ने देखा जमीन पर, उसका विवरण है। इसके बाद मैं आपको जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उस पर टिप्पणी करना चाहूँगा। राज्य सरकार की सबसे बड़ी योजना 7 निश्चय के अंतर्गत चल रही है। तो 7 निश्चय में सबसे बड़ी योजना थी, सबसे पहली योजना थी, बड़ी तो नहीं, बेरोजगार युवाओं को मासिक सहायता देने की। ये तय किया गया था 2015 में कि 18 साल से 35 साल के उम्र के हर युवा को, बेरोजगार युवा को बिहार में 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से सरकार से सहायता मिलेगी। मुझे अभी तक कोई भी इसका लाभार्थी मिला नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, पत्रकारों ने भी आज तक इस पर कोई सवाल पूछा ही नहीं। ये योजना शुरू ही नहीं हुई, आज तक इसका लाभ किसी को मिला नहीं। दूसरी ये योजना जो 7 निश्चय की थी, वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। 2015 में जब योजना ये बनाई जा रही थी, मैं उसमें शामिल था। हम लोग का अनुमान था कि हर साल बिहार में करीब करीब 1.25 करोड़ लोग, 1.25 करोड़ विद्यार्थी 12वीं के बाद बैंकों के माध्यम से, बैंकों की मदद से उस तरह की शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे जिससे उनको रोजगार मिल पाएगा और उस शिक्षा के लिए उनको परिवार पर बोझ न बनना पड़े। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत उनको पैसा मिलेगा। सरकार का भी जो दावा है, 2015 से अभी तक ये संख्या 10 लाख भी नहीं पहुंची। 7.5-8 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है पिछले 8 वर्षों में, और करीब करीब इस योजना को भी बंद कर दिया गया है। 2 योजना 7 निश्चय की जिसकी चर्चा आप लोग खूब करते हैं, वो है नल जल योजना और नाली गली योजना। नल जल योजना में सरकार का वेबसाइट बता रहा है कि 70% नल जल योजना चल रही है। मेरा अपना अनुभव ये है कि करीब करीब 2/3 नल जल योजना काम नहीं कर रही है।
जिले वाइज अगर आप देखेंगे तो पश्चिम चंपारण और शिवहर में अभी तक का सबसे खराब 100 में 90 योजना काम नहीं कर रही है। गोपालगंज, छपरा और वैशाली जैसे जिलों में 100 में 70 या 75 योजना काम नहीं कर रही है, 20-25 ही काम कर रहा है। योजना के नहीं काम करने के पीछे जो वजह है, एक तो ये है कि तकनीकी परेशानी उसमें है, उसमें लूट हुई है, ये भी बात ठीक है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है जिसकी चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं, वो है जमीन का स्वामित्व को लेकर। जिस जमीन पर ये योजनाएं बनाई गई हैं, उस समय ज़्यादातर जो वार्ड सदस्य थे, उन्होंने या तो अपने जमीन पर इसको बना लिया या अपने नाते रिश्तेदारों के घरों जमीन पर बनवा दिया। ये समाज में बात फैल गई कि जिसके जमीन पर ये योजना बनेगी उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। नतीजा ये हुआ कि वार्ड सदस्य तो सब चुनाव हार गए, नौकरी किसी को मिली नहीं। तो जहां पर ये योजना बनी हुई है वो सब ने इस पर एकाधिकार कर लिया। पैसा लगा बिहार के जनता का और लोगों ने इसको एकाधिकार कर लिया है। मुझे रास्ते चलते नल जल योजना ऐसी भी मिली है जहां लोग बजाबता शादी ब्याह में पानी बेच रहे हैं, मोटर चला के टैंकर भर के पैसा ले रहे हैं, और उनका ये दावा है कि भाई हमने जमीन इसलिए दिया था कि हमको नौकरी मिलनी चाहिए थी, नौकरी मिली नहीं इसलिए हम इस योजना को के जरिए कुछ पैसा कमा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिस पर आप लोग भी नहीं लिख रहे हैं कि आखिर इन नल जल योजना के जमीन का स्वामित्व है किसके पास। अभी 2 महीना पहले भी सरकार ने गजट जारी किया है, उसमें ये ताकीद की गई कि जितने वार्ड सदस्य हार गए हैं वो इसका हैंड ओवर कर दें। वो कौन हैंड ओवर कर रहा है? कोई हैंड ओवर नहीं कर रहा है, वो आपस के विवाद में पड़ा हुआ है, इसलिए बहुत सारी योजनाएं बंद हो गई, या अगर चालू हालत में है भी तो रोज चल नहीं रहा, उससे पानी नहीं लोगों को मिल रहा है। इसके साथ जो दूसरी योजना है नाली गली के पक्कीकरण की योजना, बहुत कम लोग जानते हैं कि 7 निश्चय की ये सबसे बड़ी योजना थी। 2015 में ये अनुमान किया गया था कि बिहार के हर घर के नाली का अगर पक्कीकरण किया जाए और उन नालियों को एक बड़े नाले से जोड़ा जाए और गलियों का पक्कीकरण कर दिया जाए ताकि पानी के निकासी की एक बेहतर व्यवस्था हर गांव में बनाई जाए, तो उस पर अनुमान था 80,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। 2015 से 2020 के बीच में इस पे 80,000 करोड़ रुपया खर्च होना था। आप लोग भी खुद देखते होंगे, मैंने जो अभी तक देखा, गांव में घरों के नालियों के पक्कीकरण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सड़कों के किनारे बड़े और बेतरतीब तरीके से बनाए हुए कुछ नाले जरूर दिखते हैं। इन नालों को ना घरों के नालियों से जोड़ा गया, ना इन नालों से पानी को निकालकर गांव के बाहर पानी के निस्तारण की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ कि ये सारे नाले, इसमें पैसे लगे, चोरी हुई, लोगों ने पैसा कमाया, धीरे धीरे ये सब कूड़ेदान में परिवर्तित हो गया है, उससे पानी निकासी की कोई बात नहीं हो रही। इसके बाद 2 क्षेत्र ऐसा है जिसमें सुधार दिखा, पहला है बिजली और दूसरा है सड़क। निश्चित तौर पर बिहार में हर जगह बिजली आ गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हर गांव, हर टोले, हर घर में लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं, बिजली की उपलब्धता भी बढ़ी है। लेकिन बिजली को लेकर जो लोगों की शिकायत है, लोगों की नज़र में बिजली का बिल अब बहुत बढ़कर आ रहा है। 2000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक लोगों ने बिल अपने दिखाए, और एक बार अगर आपका बिल आ जाए गलत, तो जो मैं समझ पाया हूँ, आपको लोक अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है, आपका कनेक्शन कट जाएगा और लोक अदालत में दौड़ते रहिए। ऐसे लोग भी हमको मिलते हैं जिन पर फौजदारी का केस हो गया है, जो घर परिवार छोड़कर भाग गए। तो ये बिजली के बिल की समस्या आज नहीं तो कल आपको बिहार में बड़े स्तर पर सुनने को मिलेगी। दूसरा एक जो क्षेत्र है जिसमें सुधार की बात होती है और जो दिख रहा है, वो है सड़क। निश्चित तौर पर स्टेट और नेशनल हाईवे में सुधार हुआ है, वो हर जगह दिख रहा है। लेकिन ग्रामीण सड़क की जहां तक बात है, तो ग्रामीण सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। चाहे वो पंचायती राज की सड़क हो, ग्रामीण कार्य आरईओ की सड़क हो, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री संपर्क योजना की सड़क हो, सारे सड़कों की हालत करीब करीब वही है जो लालू जी के जंगल राज के दौरान लोग बताते हैं। तो ग्रामीण सड़कों की स्थिति में सुधार नहीं है, लेकिन राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे में जरूर सुधार है। कुल मिला जुलाकर जो लोगों ने अभी तक बताया, उसमें 3 बात जो हम लोग रोज सुनते हैं सबसे ज्यादा, वो है अफसरशाही से परेशान जनता। हर व्यक्ति, चाहे आप पत्रकार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पैसे वाले हैं या गरीब हैं,
हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यहाँ अफसरशाही बहुत है और अफसरशाही की वजह से उनकी बहुत सारी तरह की परेशानियां हैं। दूसरी बात जो सुनने को सबसे ज़्यादा मिलती है वो है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। हर व्यक्ति बता रहा है कि चाहे जमीन का रसीद कटाना हो, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो, कोई मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र, कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पैसा दिए हुए आप करा सकते हैं। और तीसरा बात, सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी, चाहे योजना केंद्र की हो या राज्य की, हर योजना में 20% से 40% तक पीसी व्यवस्थित तरीके से बिहार में काटा जा रहा है। दो और बातें हैं जिसको मैं अंत में बोलना चाहूँगा। एक, शराबबंदी, शराब और बालू माफिया। बिहार में सबसे फलता फूलता कारोबार शराब और बालू माफिया है। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, होम डिलीवरी हर जगह हो रही है, वो हम लोग को दिख भी रहा है। कहीं ना कहीं अब पत्रकारों ने भी इस पर चर्चा करना, बोलना छोड़ दिया है। कोई बहुत बड़ी घटना दुर्घटना हो जाती है, जैसे अभी पूर्वी चंपारण में हुई, उससे कुछ दिन पहले छपरा में हुई, तो लोग इसको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अवैध शराब का कारोबार, इससे जुड़ा हुआ पूरा माफिया तंत्र, लोगों की होने वाली दुखद मृत्यु, ये जीवन की करीब करीब रोजमर्रा की सच्चाई बन गई है। हर पंचायत के स्तर पर लोग मुझे बताते हैं कि अवैध शराब से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इक्का दुक्का जब मौत होती है तो ना पत्रकार बताता है, ना जिसकी मृत्यु होती है वो कंप्लेन करता है डर के मारे। आप लोग भी घटना तभी बताते हैं जब कोई बड़ी संख्या में लोगों की दुखद मृत्यु हो जाए, लेकिन हर पंचायत में लोग ऐसे मिल रहे हैं जो बता रहे हैं परिजन कि उनके परिवार में किसी ने शराब, अवैध शराब या गलत शराब पीकर उनकी मृत्यु हो गई है। दूसरा, ये जो बालू माफिया है, ये जब से मैं छपरा साइड से आया हूँ, बालू खनन और इससे जुड़ा हुआ एक जो बहुत बड़ा तंत्र है, हजारों करोड़ का काम, NH-19, अभी आपने 2 दिन पहले उसका 2-4 दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा कि कैसे महिला खनन पदाधिकारियों को दौड़ा कर रोड पर मारा जा रहा है। उसी सड़क से मैं पैदल चल के छपरा साइड से आया हूं। NH-19 पर पिछले 5 बरस से लगातार जाम लगा हुआ है। वहां प्रति ट्रक 12,000 से 15,000 रुपए की वसूली हो रही है व्यवस्थित तरीके से, और हर दिन उस बॉर्डर से लोग बताते हैं कि 1500 से 2000 ट्रक बालू जा रहा है। पूरा प्रशासन उसमें लगा हुआ है और ऊपर तक लोग पैसा ले रहे हैं, क्योंकि संभव ही नहीं है कि डीएम एसपी 5 बरस तक ये काम चलता रहे और ऊपर खबर ना हो, तो नीचे से लेकर ऊपर तक। और जो उसमें 10 पंचायतें हैं, हर पंचायत में मैं गया, वहां पैदल लोग बता रहे हैं कि घर घर में दमे की और टीबी की का रोग बढ़ गया है, क्योंकि वहां धूल इतना उड़ रहा है और परमानेंट ट्रक रुके हुए हैं। ट्रक के चालू होने से, चलने से, धीरे धीरे आगे बढ़ने से जो पॉल्यूशन बढ़ा है, घर घर में लोग बता रहे हैं कि दमे की और टीबी की समस्या बढ़ गई। इसके बावजूद बालू खनन माफिया को रोकने वाला यहाँ कोई नहीं। बालू और शराब माफिया। और एक अंतिम बात, जब मैंने पदयात्रा शुरू की थी तो लोगों ने ये शंका बताना शुरू किया था कि महागठबंधन की सरकार बनी है तो कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। चंपारण दोनों में या गोपालगंज तक मुझे इसकी बहुत बात रोज सुनने को नहीं मिलती थी, लेकिन जब से मैं सिवान से चला हूं, मार्च से, हर दिन बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में लोग कोई ना कोई सूचना देते हैं। लोग बता रहे हैं, मैं इसका वेरिफिकेशन तो नहीं कर सकता हूं, इस साल अकेले में 15 से ज्यादा मुखिया लोगों को गोली मार दी गई, 6 से ज्यादा सरपंचों की हत्या कर दी गई। तो ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा तेजी से बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था भी एक ऐसा विषय है जो हम लोग अब ज्यादा सुन रहे हैं। अक्टूबर में कम सुन रहे थे, नवंबर में कम सुन रहे थे, लेकिन मार्च से, फरवरी मार्च से मैं लगातार सुन रहा हूँ। सिवान में सुनने को मिला, छपरा में सुनने को मिला, और वैशाली में भी लोग ये बता रहे हैं कि डकैती, अपहरण, लूट की घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो कुल मिला जुला के मेरा अभी तक का ये अनुभव है। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ठीक है भैया, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर लीजिए, नहीं तो इसको खत्म करें। ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे देश के किस हिस्से से
मैं यहाँ बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के पास एक गांव है कुनार, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी यहाँ सरकारी डॉक्टर थे, हमारे बाबा मजदूर थे। यहीं हम सरकारी विद्यालयों में पढ़े हैं। 10 बरस संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया है, पहले भारत में और उसके बाद विदेशों में। और उसके बाद का परिचय तो शायद आप जानते होंगे, 2011 से लेकर 2021 तक जो मैं काम करता था, उसको आप चुनाव प्रबंधन या रणनीतिकार वगैरह शब्द इस्तेमाल करते हैं। उस काम को हमने 2021 में छोड़ा है। 1 बरस घर में बैठे हुए थे। 2 मई 2022 से हमने बिहार वापस आकर जन स्वराज अभियान की शुरुआत की है। उसी के तहत पहले 5 महीने तक पूरे बिहार का दौरा किया, फिर तय किया कि 2 अक्टूबर से पदयात्रा करके पूरे बिहार को गांव-गांव पैदल जाकर सबसे निचले स्तर पर लोगों से मिलना, समझना, उनकी समस्याओं को समझना और ऐसे लोगों को साथ में लाना जो बिहार में एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, बिहार में एक नया प्रयोग करना चाहते हैं, बिहार में अपने बच्चों के लिए एक बेहतर व्यवस्था बने, इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। भैया मैंने कोई राजनीति 2011 में मैंने नरेंद्र मोदी के साथ काम करना शुरू किया था और 2021 तक 10 वर्ष में कुल 11 जगह हमने चुनाव कराए हैं। 2014 का लोकसभा और 10 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव। पत्रकारों को समस्या हो, जब समाज को समस्या होगी तो पत्रकारों को भी समस्या होगी। सरकार यहाँ पत्रकारों को, जैसे लोगों की सुरक्षा की चिंता सरकार को नहीं है, वैसे पत्रकारों की सुरक्षा की चिंता भी आपको नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब सरकार के अपने अफसर, वो भी महिला अफसर, उनको दौड़ा कर मार रही है और पुलिस भाग गई। ये तो वीडियो हमारा नहीं, आप लोगों ने डाला है। तो जब सरकार के अपने अफसर और पुलिस डर के मारे भाग रहे हैं, बालू माफिया के डर से, तो आपकी और सामान्य जनता की हालत क्या होगी, वो तो भगवान ही मालिक है उसका। नहीं, देखिए बिहार में ये संविदा कर्मी जो हैं, वो चाहे सांख्यिकी वाले लड़के हों, टीईटी पास किए हुए लड़के हों, ब्लॉक के स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि चाहे वो आंगनवाड़ी सेविकाएं हों, आशा वर्कर हों, हर विभाग में बिना सोचे समझे लोगों की नियुक्ति कर लेना, संविदा पर ले लेना, फिर उनको पैसा नहीं देना, जब जरूरत है तो उनको हटा देना। 1.25 लाख सांख्यिकी के जुड़े हुए लड़कों को केंद्र सरकार की योजना के तहत यहाँ ले लिया गया, उनसे काम कराया गया और फिर उनको हटा दिया गया। अब वो 1.25 लाख लोग आंदोलनरत हैं। आपने टीईटी कराया, टीईटी किए हुए लाखों बच्चे पढ़ के पास होकर बैठे हैं कि वो टीचर बनेंगे। अब आपने नियमावली बदल के ये कह दिया कि अब आपको बीपीएससी देना है। तो जब आप कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करेंगे, जब जैसा तब तैसा, आज दबाव शिक्षकों का हुआ तो आपने कह दिया कि हम आएंगे तो शिक्षकों को ठीक किया, नियम को ठीक कर देंगे। एक नई नियमावली लाए, उससे और बड़ी समस्या खड़ी कर दी। अब शिक्षक आंदोलनरत है। तो बिहार में हर आदमी आंदोलनरत है। शिक्षक आंदोलन कर रहा है कि उसको व्यवस्था नहीं है। जो शिक्षक जिनको पढ़ा रहा है वो बच्चे आंदोलन और बच्चे के गार्जियन कर रहे हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये यूनिक राज्य है जहां दोनों साइड के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई खुश नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को सैलरी बहुत मिल रही, तनख्वाह मिल रही, वो पढ़ा नहीं रहे हैं, और वो शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं हो रही है और समाज भी परेशान है और 40,000 करोड़ रुपया साल का खर्च भी हो रहा है। तो पूरी तरीके से कुव्यवस्था है। जब आप बिना सोचे समझे सिर्फ वोट के लिए कोई भी काम कर देंगे, किसी को बहाल कर दिया, किसी को पंचायत में डाल दिया, किसी को आंगनवाड़ी में डाल दिया, किसी को सांख्यिकी में डाल दिया, किसी को शिक्षा में जोड़ दिया, ना उसके लिए आपके पास बजट का प्रावधान है, ना उससे काम क्या कराना है इसकी आपने चिंता की। अभी जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी ने घोषणा कर दी 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? जो लोग पहले से
सरकार में हैं उनको तो आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे हैं। आपने घोषणा कर दी बिना सोचे समझे, और आज करीब एक और क्या घोषणा की थी कि सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में पहले दिन पहले एक कलम से सिग्नेचर करेंगे 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। मेरे भाई, अगस्त से आपकी सरकार है, उसके बाद से कैबिनेट हुई नहीं कि बिहार से आपका कलम लोगों ने आपसे छीन लिया है कि स्याही सूख गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो गलती नेता कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलती तो आपकी हमारी है कि आरजेडी के जो नेता के तौर पर अगर कोई कहता है कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो किसी ने बिहार में ये नहीं पूछा कि आपकी 15 साल यहाँ बिहार में सरकार थी, आपके 15 साल के शासन काल में पूरा बिहार बर्बाद हो गया, आपने एक लोग को नौकरी नहीं दी, और आज आपके पास कौन सा ऐसा मंत्र आ गया है कि एक दिन में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। ये किसी ने नहीं पूछा, तो नहीं पूछा इसीलिए तो समाज की ये दुर्गति है।